Good morning, friends. Today we will start an important topic of optical isomerism, which is called मेजोमर। तो मेजोमर के अलावा आज के लेक्चर में जो हम लोग देखेंगे वो रहेगा रेशमी मिक्सचर क्या रहता है, रेसिमाइजेशन क्या होगा, इसके अलावा स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल जिसको शॉर्ट में बोलते हैं वो क्या रहता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। और एक्चुअल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या, वो चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मेजोमर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेजोमर स्टार्ट करते हैं इस केस में। यहाँ पे सबसे पहले इसके डिफिनेशन की बात करते हैं कि डिफिनेशन क्या होता है मेजोमर का यहाँ पे। तो मेजोमर का जो डिफिनेशन होता है, द स्टीरियो आइसोमर्स विच हैव मोर देन वन कायरल सेंटर बट हैव सिमेट्री either POS और COS और both are called मेजोमर और मेजो कंपाउंड। बहुत ही सिंपल सा डिफिनीसन है कि अगर मेजो कंपाउंड अगर है कोई तो उसके लिए क्या कंडीशन है, उस कंपाउंड के पास एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हो और उसके पास सिमेट्री हो, आइदर POS और COS या दोनों प्रेजेंट हो सकता है। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, मेजो कंपाउंड। हम लोग एग्जाम्पल नीचे आएगा, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे सेकेंड, दे आर अकायरल कंपाउंड। जो भी मेजो कंपाउंड होता है वो कैसा कंपाउंड होता है, अकायरल कंपाउंड, अकायरल मॉलिक्यूल रहेगा वहाँ पे। अकायरल कंपाउंड बोलने का मतलब क्या है, वो ऑप्टिकली इनेक्टिव रहेगा यहाँ पे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अकायरल बोलने का मतलब क्या है वहाँ पे है, वो ऑप्टिकली इनेक्टिव रहेगा वहाँ पे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऑप्टिकल इनेक्टिव होने का मतलब जो उसका पीपीएल का जो रोटेशन रहा था वो जीरो रहा था। वो आज ही हम लोग अगले नीचे देखेंगे आगे हम लोग इसी लेक्चर में। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी मीजो कंपाउंड है वो अकायरल होता है या असिमेट्रिक कंपाउंड ही बोलते हैं उसको, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल मीजो कंपाउंड को हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसका मीजो कंपाउंड का कि मीजो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। लिखा हुआ है अभी आगे जो मैंने बताया अभी, ऑप्टिकल आइसोमर ड्यू टू, इसका जो एग्जैक्ट रीजन है वो क्या रहता है, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ पीपीएल। इस स्टेटमेंट का जो मैंने अंडरलाइन किया है, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, आज ही हम लोग जब स्पेसिफिक रोटेशन पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे हम लोग समझ पाएंगे पीपीएल का ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है और इंटरनल कंपनसेशन क्या रहेगा। आगे हम लोग आते हैं इसमें, यहाँ पे है फोर्थ पॉइंट पे। जो इसका फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे है, मीजो कंपाउंड इज सुपर इम्पोजेबल, मीजो कंपाउंड इज सुपर इम्पोजेबल ओवर इट्स मिरर इमेज एंड हैंस बोथ आर आइडेंटिकल। जो भी मीजो कंपाउंड अगर उसका मिरर इमेज लिया जाए तो उसका जो मिरर इमेज होगा, जिस कंपाउंड का मिरर इमेज लिया जा रहा है तो वो मिरर इमेज पहले वाले कंपाउंड पे क्या होगा, सुपर इम्पोज कर जाएगा। और एक दूसरे पर अगर सुपर इम्पोज कर जा रहा है, सुपर इम्पोजेबल हो जा रहा है, दैट मीन्स वो क्या होगा यहाँ पे, आइडेंटिकल। कुछ याद हो, इनानसियोमर्स डायस्ट्रोमर्स हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हुए थे। इनानसियोमर्स क्या होता था वहाँ पे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। डायस्ट्रोमर्स क्या था, नाइदर सुपर इम्पोजेबल नॉर मिरर इमेज। लेकिन अगर आइडेंटिकल होने का कंडीशन क्या था कि मिरर इमेज भी हो और वो अगर सुपर इम्पोज भी अगर कर जा रहा है एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के ऊपर, तो वो क्या रहेगा, आइडेंटिकल कंपाउंड होगा, दोनों सेमी कंपाउंड रहेगा ये। और लास्ट पॉइंट है इसमें, दे आर नॉन रिजॉल्वेबल। जब आइडेंटिकल कंपाउंड है तो उसको हम लोग रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे नॉन रिजॉल्वेबल रहेगा यहाँ पे। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग कुछ बात करें यहाँ पे, अगर इसके एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं यहाँ पे ये एक्चुअल में मीजो कंपाउंड होता है क्या। यहाँ पे एक एग्जाम्पल में अगर ले लो, यहाँ पे है इस टाइप का, CH3 Cl Cl CH3, ये क्या रहेगा इसमें H, और यहाँ पे एक H ले लिया गया यहाँ पे। अब इस केस में देखना है कि ये मीजो कंपाउंड है या नहीं है। तो मीजो एक सिंगल कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे। अब इस केस में अगर चेक करते हैं यहाँ पे है, तो इस केस में जो रहेगा यहाँ पे है, कायरल सेंटर एक से ज़्यादा होना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन मीजो कंपाउंड के लिए। तो इसमें दो दो कायरल सेंटर आ रहा है, एक ये कायरल सेंटर होगा और एक ये कायरल सेंटर रहेगा, स्टार लगा दिया मैंने। तो यहाँ पे C स्टार इक्वल टू 2, पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए था, हैव सिमेट्री आइदर POS और COS। इसके पास यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाता है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री ही चेक करते तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, यहाँ पे है। आप पीछे जो लेक्चर दिया गया उसमें POS और COS वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कैसे, वहाँ पे ये सेम कंपाउंड का बताएगा डिटेल में।
तो इसमें पी ओ एस प्रेजेंट होता है इस केस में यहाँ पे। तो अब एक्चुअल में क्या रहा था, यहाँ पे पी ओ एस प्रेजेंट है तो एक से ज़्यादा कैरल सेंटर भी और पी ओ एस प्रेजेंट है यहाँ पे। दैट मीन्स ये कंपाउंड कैसा होगा, मीजो कंपाउंड है यहाँ पे है। बहुत ही सिंपल सा है चेक करना मीजो कंपाउंड को। ये क्या रहेगा, एक मीजो कंपाउंड आ रहा है यहाँ पे है। तो यहाँ पे बस एक ही पॉइंट याद रखना था यहाँ पे कि एक से ज़्यादा कैरल सेंटर हो और उसके पास क्या हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री हो या फिर दोनों प्रेजेंट हो, तो फिर क्या रहेगा वहाँ पे, एक ये मीजो कंपाउंड हो पाता है वहाँ पे। एक एग्जांपल और मैं अगर ले लूँ यहाँ पे इस टाइप का, यहाँ पे क्या हो इस केस में कोई भी ग्रुप आ सकता है यहाँ पे। इथाइल इथाइल ग्रुप में ले लूँ ई टी, नीचे भी क्या हो यहाँ पे इथाइल ग्रुप ले लिया जाए इस केस में यहाँ पे। अब क्या आ रहा है यहाँ पे एच ओ एच ओ एच 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 और ओ एच। अब इसमें चेक करना है कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। एक से ज़्यादा कैरल सेंटर तो है, क्लियरली दिख रहा है। इसमें कैरल सेंटर कितना रहेगा, तीन तीन कैरल सेंटर आ रहा है। एक ये भी कैरल सेंटर है, एक ये भी कैरल सेंटर और एक ये भी कैरल सेंटर है यहाँ पे। तो सी स्टार इजकल टू कितना आ रहा है, वो 3 आ रहा है इस केस में। अब चेक करना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं। तो इसमें अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करता है यहाँ पे, तो इस केस में यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाता है इस केस में यहाँ पे। और एक प्लेन यहाँ से हम लोग मानते हैं एक प्लेन, तो ये जो प्लेन है पूरे मॉलिक्यूल को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट ये ऊपर वाला आ रहा है और एक ये नीचे वाला इसमें। और जैसे ही टू इक्वल हाफ में अगर डिवाइड कर रहा है यहाँ पे है और एक हाफ दूसरे हाफ का क्या आ रहा है, मिरर इमेज भी आ रहा है, तो हम लोग बोल पाएंगे इसमें क्या है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट हो गया, पी ओ एस अगर प्रेजेंट हो गया, तो ये एक मीजो कंपाउंड हो जाएगा क्योंकि एक से ज़्यादा कैरल कार्बन भी है और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये एक मीजो कंपाउंड रहेगा ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे हैं, कि किस टाइप का एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए यहाँ पे है, सी ओ एच सी एच थ्री एच ओ एच एच ओ एच। अब इस केस में यहाँ पे चेक करना है कि नंबर ऑफ कैरल सेंटर कितना है और प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं, तो वो मेनली चेक करना रहेगा यहाँ पे है। तो उसको यहाँ पे चेक करता हूँ इस केस में। तो इसमें कैरल सेंटर क्लियरली दिख रहा है कि दो हॉरिजेंटल लाइन आ रहा है फिशर प्रोजेक्शन में। दैट मीन्स उसमें कैरल सेंटर कितना रहा होगा, इसमें यहाँ पे 2 कैरल सेंटर है इस केस में। अब देखना कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है यहाँ पे और सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे अगर क्लियरली देखा जाए तो यहाँ पर इसको एक प्लेन माना जाए, तो यहाँ पे तो नीचे सी एच थ्री ऊपर सी ओ एच आ गया, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री होने का तो कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि एक सी एच थ्री है तो दूसरा सी एच थ्री है ही नहीं यहाँ पे है। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगा और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है ये। तो ये एक मीजो कंपाउंड नहीं है यहाँ पे है, नॉट मीजो। हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे यहाँ पे है, नॉट मीजो। ये एक मीजो कंपाउंड नहीं आ रहा यहाँ पे। और अगर ये मीजो कंपाउंड नहीं है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं हो पाएगा। अगर मीजो होता तो फिर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता। तो ये मीजो कंपाउंड नहीं, तो ये कैसा कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव। ये पॉइंट याद रखना यहाँ पे है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें हम लोग यहाँ पे हैं, इस टाइप का एक साइक्लिक का अगर कंपाउंड ले लिया जाए यहाँ पे है, यहाँ पे क्या हो, सी एल एच। यहाँ पे भी क्या हो इस केस में आ रहा है, यहाँ पे सी एल और एच। तो सबसे पहला काम क्या होगा मीजो कंपाउंड के लिए, नंबर ऑफ कैरल सेंटर चेक करना। तो इसमें कैरल सेंटर की अगर बात करता हम लोग यहाँ पे है, तो इसमें यहाँ पे 2-2 कैरल सेंटर आ रहा होता है इस केस में। यहाँ पे इसमें 2-2 कैरल सेंटर आ रहा है। अब क्या करेंगे इस केस में, यहाँ पे है देखने के प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। तो यहाँ पे एक अगर प्लेन ले लिया इस केस में, यहाँ पे है इसको अगर प्लेन मान लिया इस केस में, यहाँ पे है इसको अगर प्लेन माना जाएगा इस केस में, यहाँ पे है तो ये पूरे मॉलिक्यूल को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। और इसी को अगर मिरर मान लेते हैं यहाँ पे है, इस पार्ट का मिरर इमेज इधर दिख भी रहा है यहाँ पे। दैट इसमें क्या होगा, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इस केस में। तो एक से ज़्यादा कैरल सेंटर भी और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये भी कंपाउंड कैसा होगा, यहाँ पे मीजो कंपाउंड होगा। बहुत ही आसानी चेक करना यहाँ पे है। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे यहाँ पे है, कुछ और एग्जाम्पल अगर इसको हम लोग सोचें यहाँ पे है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं हम लोग, इस टाइप का कोई कंपाउंड अगर आ रहा है यहाँ पे है, इस टाइप का अगर कोई कंपाउंड अगर आ रहा है यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या आ रहा है इस केस में HCl
यहाँ भी क्या हो रहा है इस केस में एच और सी एल। अब देखना इस केस में यहाँ पे ये मीजो कंपाउंड है या नहीं है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, कैरल सेंटर हो एक से ज़्यादा। इसमें भी दो दो कैरल सेंटर आ रहा है। कैरल सेंटर कैसे चेक करते हैं, तो ये भी मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लेक्चर में दे रखा है यहाँ पे, पीछे हम लोग क्लास में कर चुके थे कि एक्चुअल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है क्या उस केस में वहाँ पे। ये ऑलरेडी हम लोग क्लास में कर चुके हैं, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। तो एक अगर इसको प्लेन मान लिया जाए यहाँ पे है, इसको अगर प्लेन माना जाए यहाँ पे है, तो ये पूरे मॉलिक्यूल को इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे रहा है। ये एच ऊपर है सी एल नीचे, इसमें भी एच ऊपर और सी एल नीचे है। तो यहाँ पे जैसे इसका मिरर इमेज एक मिरर लिया जाएगा यहाँ पे है, तो ये जो सी एल है इसका मिरर इमेज इधर दिख जाएगा, इस एच का मिरर इमेज ऊपर दिख जाएगा यहाँ पे है। तो इसमें पी ओ एस प्रेजेंट हो जाता है। और एक से ज़्यादा कैरल कार्बन और पी ओ एस प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये भी कैसा कंपाउंड रहेगा, इसमें मीजो कंपाउंड हो पाएगा इस केस में। यहाँ पे बहुत ही आसानी चेक करना मीजो कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर एक इस टाइप का एग्जांपल हो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है, इसको ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे अगर इस टाइप का कोई कंपाउंड आ रहा हो सी एल और एच, यहाँ पे भी क्या हो सी एल और एच। अब देखना है कि ये मीजो कंपाउंड है या नहीं है यहाँ पे। तो मीजो कंपाउंड चेक करने के लिए सबसे पहले उसमें एक से ज़्यादा कैरल सेंटर होना चाहिए यहाँ पे। तो इसमें कैरल सेंटर चेक करके आप लोग बताएं कितना आ रहा है यहाँ पे है। तो इसमें कैरल सेंटर जो रहेगा सी स्टार इजकल टू जीरो, कोई भी कैरल सेंटर ही नहीं है इस एग्जाम्पल में यहाँ पे। क्योंकि ये एक एच और सी एल तो ठीक है टू डिफरेंट है यहाँ पे, बट इधर का पार्ट इधर से भी सी एच टू सी एच थ्री, इधर से भी सी एच टू सी एच सी एल, इसके लिए भी सेम। तो इसमें कोई कैरल सेंटर ही नहीं है, और कैरल सेंटर ही नहीं है तो हम लोग इसमें फिर आगे कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं थी। ये कैसा कंपाउंड होगा, नॉट मीजो। और अगर मीजो नहीं है ये, तो ये कंपाउंड क्या आ रहा है यहाँ पे, एक मीजो कंपाउंड नहीं आ रहा है इस केस में यहाँ पे है, कोई कैरल सेंटर ही नहीं है यहाँ पे है। अब यहाँ पे आगे चेक करेंगे इस केस में यहाँ पे है। तो इसमें सफिशिएंट एग्जांपल हम लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि मीजो कंपाउंड क्या है। आगे हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे है, अगला जो टॉपिक रहेगा वो हम लोगों का टॉपिक है इसमें यहाँ पे रेसिपी मिक्सचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेसिपी मिक्सचर, या इसको क्या बोला जाता है, रेसिमाइजेशन। ये क्या रहता है, रेसिमाइजेशन। भी अगर वर्ड कहीं पे आ रहा है तो वो सेम ही है यहाँ पे, रेसिमाइजेशन। अब इसका डिफिनेशन देखना है कि रेसिपी मिक्सचर एक्चुअल में होता क्या है। इसका डिफिनेशन की बात करें हम लोग यहाँ पे है, इक्विमोलर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ, इक्विमोलर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ इनान्सियोमर्स इज नॉन एज रेसिपी मिक्सचर। तो मैंने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था कि इनान्सियोमर्स और डायस्टियोमर्स क्या होता है। तो जो लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो मैं सजेस्ट करूँगा पहले उस वीडियो को देख लें आप, इनान्सियोमर्स और डायस्टियोमर्स होता है क्या है। तो इनान्सियोमर्स, इसके डिफिनेशन की बात करते हैं हम लोग, इक्विमोलर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ इनान्सियोमर्स इज नॉन एज रेसिपी मिक्सचर। हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे यहाँ पे। रेसिपी मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये क्या होता है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है ड्यू ड्यू टू द एक्सटर्नल कंपनसेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ पीपीएल, एक्सटर्नल कंपनसेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ पीपीएल। ये हम लोग समझेंगे अभी जस्ट आगे। ये पीपीएल क्या होता है, एक्सटर्नल ऑप्टिकल, एक्सटर्नल कंपनसेशन क्या होता है, ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें अभी जस्ट हम लोग समझने वाले हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें यहाँ पे है, अ रेसिपी मिक्सचर कैन नॉट बी रिजॉल्व इनटू इट्स कंपोनेंट बाय एनी फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन सिंस इनान्सियोमर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इनान्सियोमर्स का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था, वो क्या रहता है, सेम होता है, जिसके चलते किसी भी फिजिकल मेथड से इनान्सियोमर पेयर को अलग नहीं कर पाएंगे। और इनान्सियोमर पेयर को ही तो रेसिपी मिक्सचर बोलते हैं अगर इक्वल अमाउंट में लिया जाए वहाँ पे है। तो दैट मीन्स रेसिपी मिक्सचर को कभी भी हम लोग फिजिकल मेथड से आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। अब इसके एग्जांपल से अगर हम लोग समझते हैं यहाँ पे हैं, एक एग्जांपल ये यहाँ पे दिया गया इस केस में। तो इस एग्जांपल में सबसे पहले देखना है कि इस दोनों कंपाउंड के बीच में रिलेशन क्या यहाँ पे है। तो एक ही कैरल कार्बन है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, और एक दूसरे का मिरर इमेज भी है, और मिरर इमेज और ये सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि इनान्सियोमर्स में कैसे चेक करना है कि सुपर इम्पोज कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये कंपाउंड दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है। इसके बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे है, इनान्सियोमर्स का रिलेशन रहेगा यहाँ पे है, इनान्सियोमर्स। अब इस केस में चेक करना यहाँ पे है कि अगर ये इक्वल अमाउंट में लिया जाए, ये भी हाफ मोल लिया जाए, ये भी हाफ मोल लिया जाए,
या भी एक मोल लिया जाए और ये भी 1 मोल लिया जाए, इक्वल अमाउंट लिया जाए और उसको एक मिक्सचर बना लिया जाए, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे फिर वहाँ पे, रेसमिक मिक्सचर। इनांशियोमर पेयर का जो मिक्सचर बनाएंगे वहाँ पे उसी को क्या बोलें, रेसमिक मिक्सचर। शॉर्ट में उसको हम लोग RM भी बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। इसको और भी हम लोग समझेंगे। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा था कि अगर रेसमिक मिक्सचर को हम लोग फिजिकल मेथड से अगर आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं, सेपरेट आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए केमिकल मेथड यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसका कि नाम है ऑप्टिकल रेजोल्यूशन। हम लोग अगले लेक्चर में फिर देखेंगे उसको वहाँ पे। अभी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है जो कि ऑप्टिकल आइसोमर्स को समझने के लिए वहाँ पे है, और उस टॉपिक का नेम है स्पेसिफिक रोटेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग स्पेसिफिक रोटेशन के डिफिनेशन की बात करते हैं कि स्पेसिफिक रोटेशन होता है क्या यहाँ पे है। बहुत आराम से देखिएगा इस टॉपिक को आप लोग। व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL क्या होता है, ये जस्ट नीचे देख रहे हैं, नीचे इसका डिफिनेशन भी दिया हुआ है यहाँ पे। व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास्ड थ्रू एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड of 1 gram per ml solution kept in a 1 decimeter length tube, then optical rotation found is called specific rotation। बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन है। When plane polarized light is passed through an optically active compound of 1 gram per ml solution kept in a 1 decimeter length tube, then optical rotation found is called specific rotation। देखते हैं उसमें हम लोग आते हैं डिफिनेशन। अब इसका एक टर्म आ रहा था यहाँ पे PPL, इससे पहले भी पिछले लेक्चर में आया था, आज भी ऊपर आया हुआ था। ये PPL होता ही क्या यहाँ पे, प्लेन पोलराइज लाइट, जैसा कि नाम से क्लियर था। व्हेन, इसका डिफिनेशन की बात करते हैं PPL का। व्हेन ऑर्डिनरी लाइट पासेस थ्रू निकोल प्रिज्म देन इट हैज़ ऑल इट्स ऑसिलेशन इन द सेम प्लेन। तो जो निकोल प्रिज्म होता है एक स्पेशल टाइप का प्रिज्म होता है यहाँ पे है, जो कि एक ऑर्डिनरी लाइट को, अगर ऑर्डिनरी लाइट का डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में रहता है, उसका लाइट 3 डायमेंशन में रहेगा, हर एक डायरेक्शन में जाएगा। अब जैसे उस ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं हम लोग, तो उसका डिफरेंट अलग अलग प्लेन में जा करके उसका एक फिक्स्ड प्लेन हो जाएगा वहाँ पे। और अगर एक फिक्स्ड प्लेन आ गया वहाँ पे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट। तो लाइट अगर एक फिक्स्ड प्लेन में आ गया तो उसी को क्या बोला जा रहा है, प्लेन पोलराइज लाइट। अब इसको हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं यहाँ पे, एक्चुअल में होता है क्या यहाँ पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले देखना है कि एक ये ऑर्डिनरी लाइट है, बीच में एक कैंडल जला दिया गया यहाँ पे है, और बीच में एक कैंडल अगर जला दिया जाए इसका, तो उस कैंडल का लाइट का जो डायरेक्शन होगा हर एक डायरेक्शन में जाएगा वहाँ पे है। अब उसी लाइट को एक निकोल प्रिज्म से पास करा दिया जाता है, और जैसे निकोल प्रिज्म से पास कराएंगे वहाँ पे है, तो जो अभी लाइट का डायरेक्शन अलग अलग प्लेन में आ रहा था, डिफरेंट प्लेन में था, उसका एक फिक्स्ड प्लेन हो जाएगा वहाँ पे। वो क्या हो जाएगा उस केस में, यहाँ पे एक फिक्स्ड प्लेन हो जाएगा। और यही जो एक फिक्स्ड प्लेन आ रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, PPL। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे है। आगे देखना था यहाँ पे है। अब क्या करेंगे इस केस में, यहाँ पे हम लोग इसी PPL को एक ट्यूब से पास कराते हैं, और उस ट्यूब का नेम क्या रहता है यहाँ पे, पोलरीमीटर ट्यूब। जो स्पेशल टाइप का ट्यूब है उसको हम लोग नेम क्या देते हैं उसका, पोलरीमीटर ट्यूब। और इसको हम लोग पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं यहाँ पे जो देख रहे हैं इस केस में। अब इसी PPL को पोलरीमीटर ट्यूब से पास कराते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि इस पोलरीमीटर ट्यूब में जो है उसका लेंथ क्या रहता है उस ट्यूब का, 1 डेसीमीटर। यही स्टैंडर्ड लेंथ रहता है हमेशा, 1 डेसीमीटर लेना है। अब इस केस में यहाँ पे इस ट्यूब में जो एक सॉल्यूशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन, मुझे नहीं पता किस टाइप का सॉल्यूशन है, बट उसमें अगर सॉल्यूशन लिया जाए तो सॉल्यूशन का जो कंसनट्रेशन होगा वो किस में लेंगे, हमेशा ग्राम पर ml में ही लेंगे उसका, और वो भी स्टैंडर्ड क्या लेते हैं, 1 ग्राम पर ml। अब इसमें जो भी सॉल्यूशन है, मुझे नहीं पता किस टाइप का सॉल्यूशन है, अब इसमें जैसे PPL को पास करा देते हैं इस सॉल्यूशन में से, इस ट्यूब में से, तो अगर ये PPL बिना किसी रोटेशन के पास कर गया इस ट्यूब में से, इस सॉल्यूशन में से, तो बिना किसी रोटेशन के पास कर गया, तो हम लोग समझ पाएंगे इस ट्यूब में जो सॉल्यूशन रहा होगा वो किस कंपाउंड का सॉल्यूशन होगा वहाँ पे है, तो वो एक ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा वहाँ पे। इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। अगर ये PPL बिना किसी रोटेशन के इस ट्यूब से पास कर गया, तो हम लोग समझ पाएंगे कि ये जो इसमें जो सॉल्यूशन होगा जिस कंपाउंड का, वो कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा वहाँ पे है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा कंडीशन है इसमें कि ये PPL को अगर पास करा रहे हैं इस ट्यूब से, जो सॉल्यूशन रखा गया है इस सॉल्यूशन से अगर पास कराते हैं और वो अगर रोटेट कर जाता है ये PPL,
तो पीपीएल अगर रोटेट कर गया तो वो कैसा कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव। बहुत ही सिंपल सा है कि पीपीएल रोटेट कर जा रहा है तो हम लोग समझ पाएंगे इस ट्यूब में कैसा सॉल्यूशन रखा गया है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का सॉल्यूशन है वहाँ पे। अब ऑप्टिकली एक्टिव जो रहेगा तो वो जो रोटेशन होगा पीपीएल का वो दो तरीके से हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर जाइए पीपीएल जब सॉल्यूशन से पास कराएंगे यहाँ पे। जब क्लॉकवाइज रोटेट करता है यहाँ पे तो उसका नेम बोलते हैं हम लोग वहाँ पे डेक्स्टो रोटेटरी। इसको क्या बोलते हैं, डेक्स्टो रोटेटरी, जिसको कि हम लोग इंडिकेट करते हैं, सिम्बोलाइज करते हैं उसको यहाँ पे स्मॉल डी या फिर प्लस साइन से। और जब यही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है यहाँ पे, हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये एंटी क्लॉकवाइज। जब यही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा यहाँ पे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिबो रोटेटरी कंपाउंड। तो पीपीएल अगर इस सॉल्यूशन से पास करा रहे हैं और वो अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर गया तो हम लोग बोलेंगे कि कंपाउंड कैसा होगा इस ट्यूब में, डेक्सो रोटेटरी कंपाउंड रहा होगा। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है पीपीएल को अगर वहाँ पे है तो कैसा कंपाउंड होगा वहाँ पे, लिबो रोटेटरी कंपाउंड। और लिबो रोटेटरी कंपाउंड को हम लोग स्मॉल एल से इंडिकेट करते हैं या फिर माइनस साइन से इंडिकेट करते हैं यहाँ पे। अब पीछे का जो भी हम लोग पॉइंट पढ़े थे, हम लोग पॉइंट पढ़े थे मीजो कंपाउंड। तो मीजो कंपाउंड कैसा होता था, ऑप्टिकली इनएक्टिव। उसका जो रीजन था कि ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता था, तो हम लोग आज के लेक्चर में पढ़े थे कि ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ पीपीएल। तो यहाँ पे इंटरनल कंपनसेशन का मतलब है कि ये पीपीएल रोटेट ही नहीं किया यहाँ पे, और पीपीएल अगर रोटेट ही नहीं किया इस केस में यहाँ पे है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो एक मीजो कंपाउंड है वहाँ पे। तो वो इंटरनल कंपनसेशन के कारण होता है, वो रोटेट ही नहीं किया यहाँ पे है। अब जब रोटेट कर गया तो वो कैसा कंपाउंड होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। और ये भी कैसा कंपाउंड होगा इसमें, ऑप्टिकली एक्टिव। ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रहा होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, अगर एक इनांशियोमर पेयर, जब हम लोग एक एग्जांपल ऊपर देखे भी थे, या मैं फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे कोई भी एक COH हो, OH CH3 एक H हो, इसका एक मिरर इमेज लिया जाए यहाँ पे इस टाइप से, COH OH HCH3। तो एक दूसरे का मिरर इमेज है। रिलेशन क्या होगा इसके बीच में, इनांशियोमर्स का। और इसी दोनों का अगर मिक्सचर लिया जाए तो यही क्या रहता है, रेशमी मिक्सचर इक्वल अमाउंट में लिया जाए यहाँ पे। और रेशमी मिक्सचर क्या होता था, ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव। उसका रीजन क्या था, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ पीपीएल। इसको आप ध्यान से समझिएगा आप लोग। इस केस में क्या रहता है, जो डेक्स्टो रोटेटरी आ रहा है इस केस में, तो अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है यहाँ पे तो इसका जो मिरर इमेज होगा, अगर इस कंपाउंड को यहाँ पे ट्यूब में रखा जाए तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है अगर, तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो कैसे रोटेट करेगा इसमें, एंटी क्लॉकवाइज। और दोनों को अगर एक साथ रख लिया जाए इस ट्यूब में एज ए सॉल्यूशन तो वो क्या होगा, एक तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, मान लेते हैं कि +20 से कुछ रोटेट किया, और दूसरा वाला जो इसका मिरर इमेज है वो क्या होगा, -20 से रोटेट करेगा। तो एक्चुअल में रोटेट तो कर रहा है, एक +20 से और दूसरा -20 से, लेकिन वो क्या करता है, एक्सटर्नली बैलेंस कर लेता है। तो दिखने में इस टाइप से लगता है कि पीपीएल रोटेट किया ही नहीं है वहाँ पे। और इस तरीके से अगर प्रतीत हो रहा है कि पीपीएल रोटेट ही नहीं किया, दैट में हम लोग बोलते हैं कि वो जो रेशमी मिक्सचर है एक साथ अगर लिया जाए ट्यूब में दोनों के मिक्सचर के फॉर्म में तो वो भी क्या रहता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो उसका रीज़न है कि रोटेट तो करता है बट वो +20 -20 से रोटेट करने के कारण एक्सटर्नली बैलेंस कर लेता है, जिसके चलते हम लोग क्या बोलेंगे, उसका कोई भी ऑप्टिकल रोटेशन नहीं हुआ है, जिसके चलते रेशमी मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। जो कि मैंने जस्ट ऊपर पॉइंट अभी लिखाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो। आगे देखते हैं यहाँ पे जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो कैसे हम लोग उसको यहाँ पे फॉर्मलाइज कर पाते हैं यहाँ पे। तो थीटा जो था वहाँ पे वो क्या था, ऑप्टिकल रोटेशन। तो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द ट्यूब। एल का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द पोलरीमीटर ट्यूब, लेंथ ऑफ द पोलरीमीटर ट्यूब। ये क्या है इसमें यहाँ पे, लेंथ ऑफ द पोलरीमीटर ट्यूब, जो पोलरीमीटर लिया जा रहा है, पोलरीमीटर ट्यूब। देखिए क्वेश्चन पूछा भी जाता है यहाँ पे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो एक्सपेरिमेंट था तो उसमें कौन सा ट्यूब यूज़ करते हैं, तो वो क्या रहता है, पोलरीमीटर ट्यूब। ये याद रखना रहेगा यहाँ पे। तो इसी दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए इस केस में यहाँ पे तो यही क्या होगा, यहाँ पे इस दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए इस केस में, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/C। अब जब इस प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाएंगे हम लोग इस केस में, थीटा इजकल टू α/LC। अब अल्फ़ा को इधर लाते हैं यहाँ पे, ये क्या होगा, थीटा डिवाइडेड बाई LC। अब यहाँ पे T और अल्फ़ा इजकल टू, और अल्फ़ा ही क्या यहाँ पे आ रहा है,
थीटा तो ऑप्टिकल रोटेशन था, और अल्फ़ा को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे है स्पेसिफिक रोटेशन। अल्फ़ा को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक रोटेशन। और जो स्पेसिफिक रोटेशन का कैलकुलेशन करते हैं बेसिकली हम लोग, वो फिक्स टेम्परेचर पे, और जो लाइट का वेवलेंथ रहता है वो भी फिक्स हो यहाँ पे। तो टेम्परेचर और लैम्डा लिखने का सिर्फ इतना ही मतलब है, ये कैलकुलेशन हम लोग फिक्स टेम्परेचर पे और फिक्स्ड वेवलेंथ पे करते हैं, क्योंकि वो वेरी कर जाएगा तो फिर काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, जो कि आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा वहाँ पे। तो टेम्परेचर और लैम्डा का जो वेवलेंथ है वो कांस्टेंट रखते हुए हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे। अब इसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इस केस में, कि दिखने में तो लग रहा है कि अल्फ़ा जो स्पेसिफिक रोटेशन वो किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द ट्यूब एंड कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। बट एक्चुअल में क्या होता है कि स्पेसिफिक रोटेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ द ट्यूब एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है और लेंथ ऑफ द ट्यूब से इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि जिस रेशियो से एल एंड सी इंक्रीज करता है उसी रेशियो से थीटा का भी वैल्यू इंक्रीज करता है। जिस रेशियो से एल इंटू सी का मल्टीप्लिकेशन इंक्रीज करता है उसी रेशियो से थीटा भी इंक्रीज करेगा, और थीटा अगर इंक्रीज कर रहा है वहाँ पे है तो ओवरऑल जो अल्फ़ा का वैल्यू रहता है वो कांस्टेंट रहता है। तो हम लोग बोलेंगे वो लेंथ ऑफ द ट्यूब एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता यहाँ पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखना यहाँ रहेगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग फिर पढ़ेंगे वहाँ पे कि ऑप्टिकल रिजोल्यूशन क्या होता है, रेशियो मिक्सर को सेपरेट आउट कैसे कर पाएंगे, तो ये पॉइंट हम लोग देखेंगे। तो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छे से आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को। फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं वहाँ पे हैं, और एक अगले लेक्चर का वीडियो आप लोगों को लगातार मिलता रहे, तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।